तो अगला जो टॉपिक है ध्यान से समझना, फेजर डायग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, है ना। इसके थ्रू हर सर्किट को समझना बहुत आसान हो जाता है। हेडिंग दो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी करंट एंड वोल्टेज बाय रोटेटिंग वेक्टर्स, जिसको फेजर बोलते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी करंट एंड एसी वोल्टेज, क्या दिया, रोटेटिंग वेक्टर्स, है ना। वेक्टर तो आपने पढ़ा ही है, डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन रोटेटिंग वेक्टर, तो उस रोटेटिंग वेक्टर को ही फेजर्स बोलते हैं। तो सिंपल ये याद रखना कि फेजर का मतलब होता है रोटेटिंग वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर है जो रोटेट करेगा, किधर रोटेट करेगा क्या होगा बताया जाएगा अभी। तो रोटेटिंग वेक्टर का नाम क्या पड़ गया, फेजर। तो फेजर आखिर बनाया क्यों गया, ये जो फेजर्स का टर्म था, फेजर डायग्राम या फेजर, ये बनाया गया एसी करंट को, एसी वोल्टेज को आसानी से समझने के लिए, ताकि उसके डेरिवेशन जो होते हैं, जितने भी अल्टरनेटिंग करंट पर डेरिवेशन आते हैं, लंबे लंबे डेरिवेशन, उसको फेजर के थ्रू आसानी से सोल्व किया जाता है, इजीली सोल्व होता है अगर आपको फेजर का नॉलेज रहेगा तो, है ना। तो फेजर, तो ये कॉन्सेप्ट को बनाया ही गया, फेजर diagram is very useful to understand the concept of alternating current in a easy way। एक आसान तरीके से हम लोग अल्टरनेटिंग करंट को और अल्टरनेटिंग वोल्टेज को समझते हैं फेजर डायग्राम के थ्रू या फेजर्स के थ्रू। ताकि फेजर होता क्या है, तो फेजर क्या दिखा है यहाँ पे, वेक्टर होता है। कैसा वेक्टर, रोटेटिंग वेक्टर। तो ये जो फेजर है, फेजर का मतलब हो गया ए वेक्टर विच रोटेट्स अबाउट ओरिजिन with constant angular speed, in counterclockwise direction। इन क्या हो गया, काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉकवाइज होता है, काउंटर का होता है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज को ही बोलते हैं काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये जो रोटेटिंग वेक्टर है, तो सिंपल एक लाइन वर्ड में बोल दिया कि रोटेटिंग वेक्टर है, और उसका जो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है वो ये याद होना चाहिए कि एक ऐसा वेक्टर है जो ओरिजिन के अबाउट रोटेट करेगा। किधर रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज, और ये कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से। तो कांस्टेंट एंगुलर स्पीड क्यों, क्योंकि अपना जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज क्या होता है, Vm sin ओमेगा टी। हमने जो अल्टरनेटिंग करंट बनाया था, याद करो, मेरा तो ओमेगा कांस्टेंट होते हैं, हमने कांस्टेंट वेलोसिटी से कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से कॉइल को घुमाते हैं, तो हमारा जो ओमेगा है कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे भी जो फेजर होगा वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से ऐसा घूमता रहेगा, पूरा घूमता रहेगा ऐसा, ओरिजिन के अबाउट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूमेगा। क्योंकि हमारा जो लूप होता है, जब हम अल्टरनेटिंग करंट बनाते हैं, जनरेटर बनाते हैं, तो वहां पे लूप जो होता है वो भी कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से घूमता रहता है। ठीक है, तो ये देखो, तो ये वोल्टेज का ग्राफ है और करंट का ग्राफ। ये कौन सा सर्किट ले रहे हैं, ओमेगा टी इधर होगा और इधर होगा वोल्टेज या फिर करंट V और I। तो रेजिस्टेंस वाले सर्किट में क्या दोनों फेज में रहते हैं ना, तो जब वोल्टेज जीरो होगा, ये वोल्टेज का है, तो करंट भी कितना, जीरो। तो जीरो से बढ़ते बढ़ते ये मैक्सिमम होगा, घटते घटते ये भी एक साथ जीरो पहुंचेंगे। फिर ऐसा करके ये ग्राफ किसका हो गया, ये ग्राफ हो गया करंट का ग्राफ, है ना।
तो इसी ग्राफ को हम लोग फेजर डायग्राम पे प्लॉट करेंगे। तो मान लो कि इसको हम लोग ऐसा आगे बढ़ा लेते हैं, ये मान लो x एक्सिस है, ये मान लो y एक्सिस है। तो क्या करना है, ओमेगा स्पीड से फेजर जो है, तो मान लो किसी भी टाइम पे मान लो ये जो है ओमेगा तो कांस्टेंट रहेगा, टाइम t1 की बात कर रहा हूं, एट t इक्वल टू t1, तो ये क्या बन जाएगा, ओमेगा t1। ये लाइन जो है ओमेगा t का है, तो t1 टाइम पे ओमेगा t1, कोई और टाइम लोगे ओमेगा t2, हर टाइम पे ओमेगा t चेंज करता रहेगा। तो ओमेगा t1 टाइम पे जो आपका ये देखो लाइन है, तो यहाँ पे ये क्या है, वोल्टेज है, और ये क्या रहेगा हमारा, करंट रहेगा। यहाँ पे करंट की वैल्यू देगा और ये वोल्टेज की वैल्यू देगा। तो ओमेगा t1 टाइम पे ये वोल्टेज की वैल्यू और ये करंट की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, अगर हम t1 टाइम पे देख रहे हैं, अगर हम t1 टाइम पे फेजर प्लॉट करना चाहे, तो हम क्या करेंगे, जितना ये एंगल है, ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है ना, ओमेगा टी क्या है, साइन के अंदर क्या होता है, एंगल्स। तो ये जो एंगल है ओमेगा t1, तो उतना एंगल आपको एंटी क्लॉकवाइज में बना लेना है। ये जो एंगल बनेगा ये हो गया ओमेगा t1। जितना भी एंगल बने t1 के हिसाब से, टाइम चेंज करोगे एंगल भी बदलता रहेगा, तो t1 के हिसाब से जो एंगल जनरेट हुआ यहाँ पे, तो उतना एंगल आप काउंटर क्लॉकवाइज में बना लो, ठीक है। और यहां से एक लाइन लेकर आओ यहां पे, तो ये जो रहेगा यहां से लेकर ये जो बना, ये वोल्टेज का फेजर बन गया। इसको चाहो तो यहां से हटा सकते हो। तो यहां से जब लाइन लेकर आए, ओमेगा टी एंगल पे घुमाए हमने, तो ये जो बना वो वोल्टेज का फेजर। बात समझ में आया? ओमेगा t1 कहां से लिया, तो जो t1 टाइम पे जो एंगल बनेगा उतना एंगल हम एंटी क्लॉकवाइज में घूम गए। तो घूमने के बाद हम क्या करेंगे, वोल्टेज से एक लाइन लेकर आएंगे और जहां पे मीट करेगा ये जो रहेगा, ये वोल्टेज का एम्पलीट्यूड दे देगा। मतलब आरएमएस वोल्टेज जो होता है, यहाँ पे जो वैल्यू रहेगा, ये जो v, इसका जो लेंथ का जो मैग्नीट्यूड रहेगा, इस लाइन का जो मैग्नीट्यूड रहेगा, कितना बड़ा लेंथ है, ये आपको मैक्सिमम वैल्यू या फिर आरएमएस वोल्टेज को बताएगा। फिर क्या करो, करंट से भी लेकर आओ। तो मान लो यहाँ पे करंट है, तो ये जो रहेगा कैपिटल आई रहेगा। ये क्या हो गया, कैपिटल आई, मतलब क्या हो गया, आरएमएस करंट हो गया। तो ये जो आरएमएस वोल्टेज है और आरएमएस करंट है, तो इसको हमने बोल दिया कि हमने फेजर के थ्रू, एंगल्स के थ्रू घूमे। अगर मान लो कोई दूसरे एंगल पे लेगा, अगर मान लो कोई यहाँ पे चला गया, अगर मान लो कोई ओमेगा t2 यहाँ पे चला जाएगा, तो ये क्या 90 से ज्यादा एंगल रहेगा ना, ये 90 से क्या रहेगा, ज्यादा एंगल, तो वो क्या रहेगा, घूम के यहाँ पे पहुंच जाएगा। बात समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि अगर ये देखो, ये 90 से छोटा एंगल है ना, क्योंकि 0 डिग्री होता है, बीच में क्या होता है 90 डिग्री, फिर कितना होता है 180 डिग्री, ऐसे करके 0, ये जो एंगल यहाँ पे आता है कितना होता है π/2, ये कितना पाई, ये कितना होता है 3π/2, और ये कितना होता है 2π। तो अगर मान लो मैंने यहाँ पे लिया, मतलब ये एंगल 90 से छोटा होगा, ये एंगल 90 से छोटा होगा। तो अगर ये एंगल 90 से छोटा हुआ, इसीलिए मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल बनाया। अगर कोई मान लो ओमेगा t2 यहाँ के लिए प्लॉट करेगा, तो उसका एंगल कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो उसका जो ये लाइन मैंने बनाया वो इधर कहीं पे रहेगा, वो कहीं पे इधर चला जाएगा। बात समझ में आ रहा है आपको? अगर मान लो कोई इस टाइम के लिए प्लॉट करेगा, तो फिर वो थर्ड क्वाड्रेंट में, उसका फेजर इधर रहेगा। बात समझ में आ रहा है आपको? और कोई यहाँ से लेकर यहाँ के बीच करेगा, तो उसका फेजर इधर रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि वोल्टेज, अपने को भी पता है वोल्टेज 0 भी होता है, मैक्सिमम भी होता है पॉजिटिव में, नीचे निगेटिव भी होता है ना वोल्टेज निगेटिव, तो निगेटिव के लिए लाइन किधर जाना चाहिए, नीचे जाना चाहिए, तो नीचे की तरफ लाइन चला जाएगा। तो ये जो रोटेटिंग वेक्टर्स है उसी को फेजर बोलते हैं, और अलग अलग टाइम के लिए आप अलग अलग क्वाड्रेंट में फेजर बना सकते हो। बात समझ में आया? तो ये जो लाइन का जो मैग्नीट्यूड होता है वो आरएमएस वोल्टेज देगा और आरएमएस करंट देगा, और इसका जो प्रोजेक्शन है, इसको इधर देखो V और I, और इसका जो प्रोजेक्शन है इधर y एक्सिस पे, ये जो वोल्टेज है और करंट है, इसका जो y एक्सिस पे प्रोजेक्शन होता है वो हमें इंस्टेंटेनियस करंट या फिर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज बताता है कि सर्किट में उस पर्टिकुलर टाइम पे कितना वोल्टेज है और कितना करंट है। ये जो लाइन का लेंथ है ये आरएमएस बताएगा, और इसका जो प्रोजेक्शन रहेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक,
है ना। और ये जो रहेगा, ये जो वैल्यू रहेगा, ये जो वैल्यू होगा यहां से लेकर यहां तक, ये बन जाएगा हमारा करंट के लिए है ना, इसको बोलेंगे आई एम साइन ओमेगा t1। ये क्या इंस्टेंटेनियस करंट हो गया कि उस टाइम में कितना करंट है। और ये जो यहां से रहेगा, ये जो वैल्यू रहेगा, ये जो वैल्यू रहेगा, ये क्या बन जाएगा वोल्टेज Vm साइन ओमेगा t। तो ये जो लाइन होता है ना, ये जो फेजर होता है, इस फेजर का जो प्रोजेक्शन है, साइन क्यों लिया आपने, क्योंकि एंगल इधर कॉस आएगा, इधर एंगल उधर कॉस आता है ना, तो इधर क्या रहेगा वोल्टेज का कॉस कंपोनेंट रहेगा, करंट का कॉस कंपोनेंट रहेगा। लेकिन इधर जाओगे तो वोल्टेज और करंट का क्या रहेगा साइन कंपोनेंट। ये वेक्टर में हमने पढ़ा है, जिधर एंगल बने उधर कॉस और उसके परपेंडिकुलर साइन। इसीलिए ये जो बनेगा ये करंट का है, तो ये Im sin ओमेगा t1 और ये बनेगा Vm sin ओमेगा t1। तो दोनों क्या बताएगा, तो उसका जो प्रोजेक्शन रहेगा, तो प्रोजेक्शन ऑफ कैपिटल V एंड कैपिटल I ऑन y एक्सिस गिव instantaneous voltage और या and current in the सर्किट में उस समय उस पर्टिकुलर टाइम में कितना वोल्टेज है, उस पर्टिकुलर टाइम पे कितना करंट है, वो आपको कौन बताएगा, प्रोजेक्शन बताएगा। और जो लाइन का लेंथ रहेगा वो क्या बताएगा, आरएमएस या फिर बताएगा। तो फेजर का मीनिंग समझ में आया सबको, कितना एंगल से घूमना है ये डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइम पे जा रहे हो। तो टाइम के अकॉर्डिंग ये जो लाइन है, कभी फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा, कभी सेकंड बनेगा, कभी थर्ड बनेगा, कभी फोर्थ, और इसी में घूमता रहेगा अपने जगह पे ही। क्या करेगा ये ओरिजिन के अबाउट कांस्टेंट स्पीड से काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। तो ये यहाँ पे क्या है, दोनों का लाइन सेम है ना, वोल्टेज का और करंट का लाइन क्या है सेम। तो हमने पढ़ाई है ना कि रेजिस्टेंस वाले में वोल्टेज और करंट क्या होते हैं, एक ही लाइन में होते हैं। जहां पे वोल्टेज मैक्सिमम वहां पे करंट मैक्सिमम, इसीलिए दोनों एक लाइन में। जब आगे का सर्किट आएगा, चाहे वो इंडक्टिव सर्किट हो या कैपेसिटिव सर्किट हो, तो उस समय वोल्टेज और करंट एक लाइन में नहीं रहेंगे। कभी वोल्टेज आगे चला जाएगा, कभी करंट पीछे रहेगा, है ना, दोनों आगे पीछे मूव करते रहेंगे। तो वो केस तभी समझ में आएगा जब आपको अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। किसी को डाउट है इसमें, फिगर समझ में आ गया सबको, चलो नोट करो इतना।